पता है कि ये ऑपोजिशन प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसके बावजूद वो एक पेज पे आए हैं, जबकि यही मौलाना फजलुर रहमान को कह रहे थे एक दिन पहले कि जी मुझे बाजवा साहब ने ये कहा था। वो 1.5 घंटे की एक मीटिंग के बाद ऐसे बगलगीर हुए कि जैसे कोई बरसों के बिछड़े हुए भाई थे, क्योंकि एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते थे। पाकिस्तान को हर सूरत में IMF के पास जाना पड़ेगा। इन्होंने आज से 15 साल पहले जब स्टील मिल एक अच्छी खासी प्राइस में बिक रही थी और 100 मोटो एक्शन लिया, और आज तक कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सका कि आपके उस एक्शन की वजह से पाकिस्तान कम से कम 4000 अरब रुपए का मजीद मकरूज हो गया। पहला एग्रीमेंट MOU आपका साइन हुआ है दुबई के साथ $25 अरब का, तकरीबन 75-80 बिलियन डॉलर का आपका सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट। तीसरी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी आ रही है और वो आ रही है चाइना से, जो कि शायद $200 बिलियन हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा हाजिर है और आप मुलाज़ा कर रहे हैं एडिटोरियलिज़म। हमने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान मुकर्रर जो आपसे गुफ्तगू करते रहे हैं और जो पेशन गोइयाँ आपको की थी वो मिन्नों सही साबित हुई हैं, और आज हमने मेज़बान के तौर पे जो ये एक नई चीज़ मुतारफ़ करवा रहे हैं वो है कि सियासत में मईशत का जो रोल है उस पर गुफ्तगू की जाए। हमारे साथ मुमताज़ माहिर मईशत और पाकिस्तान में चीन के नुमाइंदे के तौर पर, सकाफ़ती नुमाइंदे के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं आमिर अली साहब। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। आप ये फरमाएं कि ये जो इलेक्शन हुए हैं इसने नताइज तो जो दिए आपके सबके सामने, और उस पर खासी गुफ्तगू भी हो रही है और बहुत तनकीद भी की जा रही है, एहतजाज मुजाहरे धरने जारी हैं। एक तरफ ये आवाज़ है धरनों की, एहतजाज की, नताइज की तब्दीली की, दूसरी तरफ आवाज़ उठ रही है कि जी मईशत जो है उसकी सूरत हाल ऐसी है कि आने वाली हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगी। क्या कहते हैं आप इस पर? जी बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, जब तक आपके मुल्क में पॉलिटिकल जमातें जो भी कामयाब हुई हैं, आप उनको सर्टिफाई नहीं करते, आप उनको कबूल नहीं करते। कोई भी जमात है जो हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, उसको हुकूमत बनाने दें। ऑपोजिशन के बेंचेस पे बैठे, और ना सिर्फ बेंचेस पे बैठे, मस्बत तनकीद भी करे। पूरी दुनिया को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आपकी इकोनॉमी कैसे बेहतर हो सकती है जब तक आप एक स्टेबल गवर्नमेंट को स्टेबल ही नहीं होने देंगे? अब हमारे सामने है कि जो कोलिशंस बन रही हैं कि कौन सी नई हुकूमत बनेगी, कौन से नए धड़े हैं जो कि सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक एंटी उसका एक धड़ा भी ऐसा बना है कि मैं ये समझता हूँ, नहीं मुस्तफा साहब एक बड़े पुराने सियासत पे लिखने वाले, और आपका माशाल्लाह एक बहुत उस्तादों की हैसियत है सर। ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब और जो इमरान खान साहब के दरमियान में अब एक बनी है, एक प्लेटफॉर्म बनाया उन्होंने, और उन्हें पता है कि ये ऑपोजिशन प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसके बावजूद वो एक पेज पे आए हैं। जबकि यही मौलाना फजलुर रहमान तो कह रहे थे एक दिन पहले कि जी मुझे बाजवा साहब ने ये कहा था, और मुझे जो ISI चीफ थे उन जनरल फैज हमीद साहब का नाम लेके कि उन्होंने ये कहा था, तो उनकी तरदीद आ गई है कि ये बात ऐसे नहीं है। तो मैं आपसे एज अ स्टूडेंट ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने PTI से हाथ मिलाया है, ये भी कोई ऐसी ही कोई इंडिकेशन हो सकती है कि किसी के कहने पे वो इधर शामिल हो रहे हो? ये देखें, आपने सवाल उल्टा मुझसे कर दिया। मैं आपसे जी सवाल बिल्कुल, कर रहा क्योंकि था। आप देखिए, ये बात दुरुस्त है, ये बात सही है। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कल तक जिनके साथ बैठते थे, PDM के खालिक थे, बाकायदा वो PDM के सरबराह के तौर पर उन्होंने खिदमत अंजाम दी, जरदारी साहब के और मियाँ साहबान की फैमिली के बहुत करीब थे। लेकिन एकदम जो है उन्होंने अपना यू टर्न जो लिया, ये उनका यू टर्न है, ये उनका यू टर्न नहीं, लेकिन इसको आप कह रहे हैं कि उनका यू टर्न है, लेकिन मैं एक और यू टर्न भी कहता हूँ। वो जब तकरीर करने खड़े होते थे तो वो तो कहते थे कि वो मैं जिसका नाम लूंगा, तो नीचे से एक बड़ी खास आवाजें आनी शुरू हो जाती थी सब पूरी पब्लिक में से कि जी वो मौलाना का नाम लेने लगे हैं, तो वो उनको मुख्तलिफ अलकाबात से पुकारना शुरू कर देते थे। और जब मौलाना बैठते थे तो मौलाना सबसे पहले कहते थे कि ये तो एक यहूदी एजेंट है। अब वो सारी फिल्ट्रेशन, यानी कि वो ड्राई क्लीनिंग वो मुकम्मल हो गई है। क्या ये सब कुछ वैसे ही हो गया? आप कहते हैं कि ताल्लुक है, सियासत का ताल्लुक है आपके फाइनेंसेस से, लेकिन मैं जो आज जाती तौर पे समझने के काबिल हुआ हूं वो ये हुआ हूं कि ये इनके जाती इख्तलाफात हैं, जिसमें अवाम, आप जैसी अवाम, हम जैसी अवाम, हम ईंधन है इनका, हम ईंधन से ज्यादा कुछ नहीं है। आज वो कौन से हालात हो गए हैं कि वही ताल्लुकात
वही लोग और जो एक दूसरे का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं थे, वो 1.5 घंटे की एक मीटिंग के बाद ऐसे बगलगीर हुए कि जैसे कोई बरसों के बिछड़े हुए भाई थे, जो कि एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते थे। तो इसका मतलब है आप अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। और जब ऐसे हो रहा होगा, आप मुझे बताइए कैसे कैसे एक रियासत स्टेबल होगी, और रियासत स्टेबल नहीं होगी तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? देखिए, ये आप बताएं अपनी माहिराना राय इस पे क्या है कि आने वाले जो वक्त है, IMF का तो शहबाज शरीफ साहब जो मुजव्वज़ा प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किए गए हैं, वो तो ये साफ कह रहे हैं कि हम IMF के पास जाएंगे। और अभी सूरत हाल ये है कि आप गैस के रेट 67% बढ़ गए, पेट्रोलियम थोड़े दिन पहले बढ़ा है, 2 दिन पहले। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि आने वाली हुकूमत जो है वो इनसे नबरदाजमा हो सकेगी और इन चैलेंजेस का सामना कर पाएगी कि नहीं करेगी? असल ये सवाल है। पाकिस्तान को हर सूरत में IMF के पास जाना पड़ेगा, बल्कि पिछले प्रोग्राम में भी हम कुछ हट दरमीज की वजह से बड़ा लेट हो गए, और वो लेट होना हमें बड़ा गले पड़ गया। हमें हर सूरत में IMF के पास जाना पड़ेगा, PIA को हर सूरत में प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। ये सब एक पेज पे हैं और उन्हें पता है कि PIA को 2 स्टेजेस में हमने प्राइवेटाइज करना है। 800 अरब रुपया आपका हर साल PIA खा रही है, और PIA सिर्फ एक वजह से खा रही है कि एक होटल है उसके नाम पे, रोजवेल्ट होटल, जिसको वजह से आज तक ना आप उसे प्राइवेटाइज कर पा रहे हैं, ना उसको आप ओन कर पा रहे हैं। कि एक रोजवेल्ट होटल उसका एक सासा है जो कि न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन में है, बहुत एक प्राइम लोकेशन पे है। लेकिन यही PIA कभी प्रॉफिट में चलती थी तो उसने ये सासा बनाया था। आज हम उसी एयरलाइन को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। जरूर कीजिए, दुनिया में बहुत से मुल्कों ने अपनी एयरलाइंस को प्राइवेटाइज किया है, बट ये 800 अरब रुपए का बोझ, यानी कि आप एक तो समंदर में तैर रहे हैं और आपके साथ पत्थर भी बंधे हुए हैं, आपने उनके साथ तैरना है। तो मैं समझता हूं कि IMF का बिल्कुल जायज मुतालबा है कि आपको इससे बाहर आना चाहिए, आपको स्टील मिल से बाहर आना चाहिए। मैं तो उन लोगों की अक्ल पे दाद देता हूं जिन्होंने आज से 15 साल पहले, जब स्टील मिल एक अच्छी खासी प्राइस में बिक रही थी, और सो मोटो एक्शन लिया, और आज तक कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सका कि आपके उस एक्शन की वजह से पाकिस्तान कम से कम 4000 अरब रुपए का मजीद मकरूज हो गया। ये कौन सी पॉलिसी थी? आप अपना काम करें, हर एक इदारा अपना काम करे, अदलिया अपना काम करे, मुकन्ना अपना काम करे, कानून नाफिज करने वाले अदारे अपना काम करें। जब हम एक दूसरे के काम में मुदाखलत करते हैं तो उससे जो कुछ होता है वो हमने देख लिया। अच्छा, ये फरमाएं, एक बड़ा अहम सवाल ये भी है कि हम अगर IMF के पास जाते हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये हमारे साथ तय भी मामला कर लेते हैं, तो जो पिछली किस्तें जो अदा करनी थी हमने, जो नवा मिशन आया था उसने जो डिक्टेशन हमें दी थी, तो हम उस काबिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? ये बड़ा अहम बात है। देखिए, हमें उस काबिल होना पड़ेगा। आपके साथ इस वक्त 3 मुल्क ऐसे हैं कि जो बिल्कुल फाइनेंशियल एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है, और जो ये बार बार कहा जा रहा है ना कि ये हुकूमत 2 साल बड़ी मजबूत रहेगी, 2 साल बड़ी मजबूत रहेगी। आज मैं आपके तवज्जुह से ये बात सबको बताना चाहता हूँ कि वो 2 साल का क्यों जिक्र किया जा रहा है। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून के हल्के भी कह रहे हैं कि 2 साल ये हुकूमत बड़ी स्ट्रांग रहेगी, और पीपल्स पार्टी को खदशा ये है कि 2 साल बाद चूंकि इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी, तो मुस्लिम लीग नून को खदशा ये है कि तब हम अगर हमने पीपल्स पार्टी को हैंड ओवर कर दी तो फिर वो सारा एडवांटेज वो ले जाएंगे। एक्चुअली पाकिस्तान के कुछ दोस्त ममालिक के साथ एग्रीमेंट्स हैं कि जो कि बड़े नज़दीक पहुंचे हुए हैं, और मैं बड़े क्लियर लफ्ज़ों में बता सकता हूँ। सबसे पहला एग्रीमेंट MOU आपका साइन हुआ है दुबई के साथ $25 अरब का, तकरीबन 75-80 बिलियन डॉलर का आपका सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट है, और सऊदी अरब पाकिस्तान में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। और इन 2 से बढ़ के तीसरी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी आ रही है, और वो आ रही है चाइना से, जो कि शायद $200 बिलियन हो अप टू 2025। एंड ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो B2B, बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट होती है। ये जो समझने वाले हैं, जो इकोनॉमी को समझते हैं, उन्हें पता चल सकता है कि ये इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरी है। इसका मतलब ये होगा कि ये तमाम पैसे उस जगह पे रोल करेंगे जो हमारी मार्केट इकोनॉमी का हिस्सा है, और जब ये हमारी मार्केट इकोनॉमी में, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, देखिए अब मुझे नहीं पता कि ये इत्तेहाद कौन बनवाता है, ये चीज़ें कौन, आप इसको रिलेट करें इकोनॉमी को सियासत के साथ, कि ये इत्तेहाद किसने बनवाए हैं? ये क्या कोई वेस्टर्न पावर्स हैं जिन्होंने ये इत्तेहाद बनाए हैं? ये किन लोगों ने ऐसे ऐसे अनयूजुअल इत्तेहाद हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि इत्तेहाद नहीं होने चाहिए, जरूर सियासत में बहुत कुछ होता है, सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं है, लेकिन इसके लिए अवाम को इतना बेवकूफ बनाना कि वो अवाम जो एक दूसरे के साथ दस्तो गिरबा होती है, और 2 भाई आपस में लड़ रहे होते हैं पार्टीज की वजह से,
جب ان کے لیڈران مل کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم نہائے ہو گئے ہیں, ہم ڈرائی کلین ہو گئے ہیں, ہمارے اختلافات ختم ہو گئے ہیں, یہ کون سے اختلافات ہیں جو ایک ہی دن میں ختم ہو ایک بات جاتے ہیں؟ یہ بتائیں کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں اشتراک کر رہی ہیں, حکومتی اتحاد جو بن رہا ہے, 16 ماہ بھی انہوں نے پہلے حکومت کی ہے, یہ جو حکومتی اتحاد بن رہا ہے ان میں کوئی ماہر معیشت ہے جو ہماری معیشت کو سنبھالا دے سکے صحیح معنوں میں؟ ماہر معیشت جو بھی جماعت کریڈٹ لیتی ہے نا وہ ایک ماہر معیشت کا لیتی ہے, جبکہ پوری دنیا میں ایک ماہر معیشت نہیں ہوتا بلکہ ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے, اور وہ تھنک ٹینک اپنی پرپوزل سامنے لے کے آتا ہے, اور وہ تھنک ٹینک پھر وہ پرپوزلز جو ہے وہ اپنے فائننس ڈپارٹمنٹ کو دیتا ہے اور اس سے ہمیشہ پالیسیز بنتی ہیں. لیکن ہم لوگ مجبور ہیں کہ ہم لوگ ہمیشہ ایک ون مین شو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. آلدو ہمارے وزیر خزانہ جو ایکس وزیر خزانہ ہے ڈار صاحب, انہوں نے ہی ڈیڈ ہز بیسٹ, وہ جو کچھ, اب میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی پاکستان کا محب وطن کتنا ہے, یہ سب محب وطن ہے, لیکن وائی ڈونٹ کہ ایک اکانومی پہ کنسنسس ہو, اس میں تمام جماعتوں کے ماہر معاشیات بیٹھے ہوں اور وہ ہمیں ایک ویژن دے کے چلے, وہ آپس کی لڑائی کو جہاں مرضی رکھے, لیکن معاشی لیول پہ ان کو ایک ویژن دینا چاہیے جو کہ ویژن فار فیوچرسٹک پروڈکٹ اس کی اسپیکولیشن ہو. تو اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ ہم بہت زیادتی کریں گے. اچھا ایک بات اور فرما دیجیے, آخری کوشچن ہے آپ سے, کہ آپ کی ایکسپرٹی ہے سی پیک کے حوالے سے, تو یہ سی پیک پہ اس وقت جہاں پاکستان کھڑا ہے, چائنا اب تک مطمئن ہے؟ پہلی بات. دوسری بات ہے کہ آنے والا کل جو ہے اس میں سی پیک کی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ I can foresee the CPAC will really work very effectively and it will really pass a good impression to the lower level. I mean, the benefits will be transferred to the lower level. This is very important. ہم جب بھی بات کرتے ہیں سی پیک کی کہ جی ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے, ہمیں ضرور فائدہ ہوگا, بہت ساری جاب اپورچونیٹیز آئیں گی, پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی, پاکستان کی امپورٹس پہ کٹ لگے گا. جیسے ابھی تھوڑا سا کام شروع ہوا ہے, پاکستان میں صرف 2-3 ہی فیکٹریاں لگی ہیں ٹائلز کی, تو آپ یہ دیکھیں کہ فلور ٹائل جو کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی امپورٹ تھی وہ اس وقت بالکل 90% لوکل پروڈکشن پہ چلی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ایگریکلچر پہ بہت سے نئے کولیبریشن آ رہے ہیں, آئینو پاکستان سے چلی یہاں پہ گرو کی جا رہی ہے اور یہاں سے ایکسپورٹ کی جا رہی ہے. اس کے بعد اب وہ جو گارلک اور جنجر جو آپ اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ تھے کہ آپ چائنا سے $3.5 بلین کی آپ صرف گارلک اور جنجر امپورٹ کر رہے تھے, اس کی پروڈکشن بھی یہاں پہ اس لیول پہ شروع ہو گئی ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. سو وی ہیو ٹو فوکس کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے, اور یہی وہ تمام تجاویز ہیں جو ہمارے تھنک ٹینکس کو, اور میں اس میں خاص طور پہ ایک چیز کا ذکر کروں گا, ہمارے جو چیمبر آف کامرس ہے وہ کیا کریکٹر پلے کر رہے ہیں, انہوں نے آج تک کتنی کانفرنسز کی ہیں, انہوں نے آج تک کتنے اس پہ اویئرنیس سیشن یہ تو کہتے ہیں کہ وہ برج ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا ادر کنٹریز. یہ مجھے ذاتی طور پہ میں ان برجز کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں جی, میرا تو وہاں پہ بھی ایک تعلق ہے, میں ان برجز کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں. میں تو یہ دیکھ پا رہا ہوں کہ ہر چیز ایک ہی ڈائریکشن میں چل رہی ہے اور لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. اور نہیں مصطفیٰ صاحب, میں آپ کے پروگرام ختم ہونے سے پہلے ایک بات اپنی طرف سے ایڈ کروں گا. ہم اپنی تمام سیاسی جماعتوں کو جو بھی بیٹھی ہیں اسمبلی میں, ان کو اس چیز پہ پابند کریں کہ ان کے تمام ممبران تمام سیشنز کو کم از کم 70% اٹینڈ ضرور کریں گے. ہمیشہ لیک آف کورم ہوتا ہے, لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں عوام کے, پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ 60 لوگ بیٹھے ہیں, 70 لوگ بیٹھے ہیں, کورم پورا نہیں ہے. اگر انہوں نے گھر بیٹھ کے تنخواہیں لینی ہے تو ان کو ہمارے لیے اگر لیجسلیشن نہیں کرنی ہے, ڈونٹ گو فار دا. اچھا یہ آپ کی تجویز اچھی ہے, لیکن چیمبرز کے حوالے سے ایک یہ شکایت جو عام ہے کہ وہ محض جو ہے ایک ویزا لگوانے کا ایک ڈاکخانہ بن گیا ہے, کہ وہ لیٹر جاری کرتے ہیں کہ جی ویزا لگوا لیں, فلاں ملک میں چلے جائیں, فلاں, وہ اپنے بہن بھائی اقربا کو جو ہے. چیمبر ایک سیمی گورنمنٹ ایک اتھارٹی ہے جو کہ جس کا کام ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اور ٹریڈر اینڈ مینوفیکچررز کے درمیان ایک برج بننا اور وہ تجاویز سامنے رکھنا جس سے ملک کی اکانومی بہتر ہو رہی ہو. میں بڑے واشگاف الفاظ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر اکانومی حکومتوں کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی تو کیا ہمارے چیمبرز نے اپنا رول پورا کیا؟ کیا انہوں نے وہ تجاویز دی گورنمنٹ کو؟ اگر دی تو وہ پھر امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوئی؟ اگر آپ نے امپلیمنٹ نہیں کروائیں تو اس کا مطلب ہے قصور کس کا ہے؟ آپ کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ آپ اپنی بات منوا سکیں, اور اگر آپ کے اندر پاور نہیں ہے یا دوسری آپ کی تجاویز اتنی کمزور ہے
کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. ان دونوں میں سے کوئی تو ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیشہ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو ویلیو نہیں کر پاتی جیسے کرنا چاہیے. تو اس لیے یہ تو ایک پوسٹ آفس بن گیا کہ سوائے اس کے کہ آپ وہاں پہ جائیں ایک اینول فیس دیں اور صرف ویزا اپلائی کر لیں. بہت شکریہ عامر علی صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کو بڑی مفید معلومات فراہم کی ہیں اور ہمارے اس پروگرام کے ذریعے جو تجاویز پیش کی ہیں وہ بھی میرے خیال قابل عمل ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.